हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और आज हम करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रेलेवेंसी। और रेलेवेंसी के साथ साथ हम देखेंगे कि रेस जस्टे का प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, बात आती है रेलेवेंसी की। अब जो रेलेवेंसी है उसकी बात ही क्यों हम कर रहे हैं, देखो, जो रेलेवेंसी है वो एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है हमारे एविडेंस के लॉ का। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ रेलेवेंट होती है तभी वो कोर्ट में एडमिसिबल होती है, और अगर कोई चीज़ एडमिसिबल है तो उसी का तो हम एविडेंस दे सकते हैं। और जिस चीज़ का हम एविडेंस क्यों देते हैं किसी चीज़ का, ताकि हम किसी चीज़ को प्रूव कर सकें या हम उस चीज़ को डिसप्रूव कर सकें। तो अगर हम देखें तो जो रेलेवेंसी है उसका डायरेक्ट लिंक कनेक्ट होता है प्रूविंग और डिसप्रूविंग ऑफ अ थिंग से। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, रेलेवेंसी को समझना भी ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो रेलेवेंट होंगी, और जो चीज़ें रेलेवेंट होंगी वही एडमिसिबल होगी, और जो एडमिसिबल होगी उसी का हम एविडेंस दे सकते हैं, और जिस चीज़ का एविडेंस दे सकते हैं उसको प्रूव कर सकते हैं, उसको डिसप्रूव कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना रेलेवेंसी। तो देखो, कोर्ट जब हम जाते हैं तो सारे के सारे जो फैक्ट्स होते हैं उनको हम कोर्ट में नहीं पेश कर सकते, ठीक है। जो चीज़ें रेलेवेंट होंगी उनको ही ला सकते हैं, क्योंकि अगर हर चीज़ को हम कोर्ट में लेके जाने लगे तो टाइम वेस्ट होगा ना, जनरली कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं और आप सब कुछ हिलाने लग गए कोर्ट में। तो अननेसेसरी जंक को हटाने के लिए हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंसी लेके आया, ठीक है। तो जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें रेलेवेंसी बताई गई है कि कौन सी चीज़ें जो है कोर्ट कंसीडर करेगा और किन चीज़ों को कोर्ट एविडेंस में अलाउ करेगा। तो वो चीज़ें आती है रेलेवेंसी में। अब देखो, हमारे पास जो रेलेवेंसी होती है ना, जनरली वो दो तरह की होती है। रेलेवेंसी रेलेवेंसी होती है हमारे पास लीगल रेलेवेंसी एज वेल एज लॉजिकल रेलेवेंसी। तो सबसे पहले आती है हमारे पास लॉजिकल रेलेवेंसी। लॉजिकल रेलेवेंसी वो होती है जो चीज़ें लॉजिकली हमें लग रही है कि रेलेवेंट है। लेकिन लीगल रेलेवेंसी में क्या डिफरेंस है? लीगल रेलेवेंसी वो होती है, चाहे वो लॉजिकल हो सकती है, लीगल भी लॉजिकल हो सकती है, लेकिन लीगल रेलेवेंसी वो होती है जो सिर्फ हमारा स्टैच्यूट या लॉ अलाउ करता है हमें रेलेवेंट करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं ना कि ऑल लीगल रेलेवेंसीज आर लॉजिकल, बट ऑल लॉजिकल रेलेवेंसीज आर नॉट लीगल, ठीक है। तो देखो, अब हमें ना इस लॉ ने बताया गया है कि इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक जो चीज़ें मैं रेलेवेंट करूंगा वही रेलेवेंट मानी जाएगी हमारे बीएसए में। मतलब हम कौन सी रेलेवेंसी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लीगल रेलेवेंसी की। तो देखो, स्टीफन ने डेफिनेशन क्या दी थी? फैक्ट्स आर रेलेवेंट व्हेन दे आर सो रिलेटेड विद ईच अदर दैट वन फैक्ट रेंडर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अदर। तो स्टीफन की डेफिनेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टीफन ने क्या कहा कि हम रेलेवेंसी एक चीज़ की कैसे डिटरमाइन करेंगे कि अगर एक चीज़, अगर कोई एक फैक्ट इस वे में अटैच है या रिलेट करता है दूसरे फैक्ट से कि वो उसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस प्रोबेबल बना दे, तो उनको हम मानेंगे कि दे आर रेलेवेंट फैक्ट्स। फैक्ट भी तो दो तरह के होते हैं ना, फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम प्रोवेंस। फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, ये आपने डेफिनेशंस में भी देखा होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह की रेलेवेंसीज होती है। लॉजिकल, जो कि कॉमन सेंस पे बेस्ड होती है। लॉजिकल रेलेवेंसी कोई भी हो सकती है कि इससे रिलेटेड जो आपको लग रहा है लॉजिकली करेक्ट है, इसको तो हमें रेलेवेंट करना ही चाहिए, लेकिन दे ऑल आर नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। कोर्ट में हम किन को एडमिसिबल करते हैं? सिर्फ लीगल रेलेवेंसीज को। लीगल रेलेवेंसीज मतलब जो बीएसए के प्रोविजंस में बताया गया है। तो बीएसए में हमें रेलेवेंसी का चैप्टर कहाँ से कहाँ तक डील करता है? जब हम बीएसए में रेलेवेंसी की बात करेंगे तो 3 to 50। तो जो चीज़ें हमें सेक्शन नंबर 3 to 50 में बताई गई है, ओनली दे आर मेड रेलेवेंट। तो 3 to 50 में जो चीज़ें बताई गई हैं उनको ही हम रेलेवेंट डिक्लेयर करेंगे। अब देखो, रेलेवेंसी की ज़रूरत जैसे मैंने बताया, रेलेवेंसी क्या हुई? लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन फैक्ट्स वेदर एविडेंस कैन बी एक्सेप्टेड इन कोर्ट और नॉट। देखो, बेस्ड ऑन लॉजिक प्लस लॉ। तो लॉजिक तो है, साथ में लॉ भी अगर अलाउ कर रहा है तभी, ठीक है।
तभी हम उनको एडमिसिबल कर सकेंगे कोर्ट में जाके। उसके बाद देखो इसका गोल्डन रूल क्या है, एडमिसिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन रेलेवेंसी। कैसे एडमिसिबिलिटी रेलेवेंसी पे कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ रेलेवेंट है तभी तो वो एडमिसिबल है। एडमिसिबल है तो आप एविडेंस दे सकते हो और उससे प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हो। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट एविडेंस शुरू होते ही क्या हो जाता है, वो हो जाता है रेलेवेंसी का। क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ रेलेवेंट है, वो ही हम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। अब आते हैं हम, देखो एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट, ये हमें पता है, ठीक है। फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड ही हम एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। अब बात आती है ना कि रेलेवेंसी, अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि रेलेवेंसी को डिसाइड कौन करेगा, तो पहली चीज तो हमने देखी, रेलेवेंसी डिसाइड हमने कर ली, जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है, एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो उसमें बोला एविडेंस हम दे सकते हैं फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, सेक्शन नंबर 3 में ऐसा बोला गया, ठीक है। फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट के ही हम दे सकते हैं, और साथ में बाकी सारी चीजें जो हमने इस एक्ट के अंदर रेलेवेंट की है, मतलब सेक्शन नंबर 4 से लेके 50 तक। तो पहली तो हमारे स्टैच्यूट ने डिफाइन कर दी। सेकेंडली हमारी रेलिवेंसी कौन डिटरमाइन करता है, सेकेंडली जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो जज है वो डिटरमाइन करता है। और जब जज डिटरमाइन करता है तो उसका सेक्शन कौन सा है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 141 ऑफ BSA, सेक्शन नंबर 141 BSA। उसमें लिखा गया है, देखो, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। तो रेलेवेंसी जब डायरेक्टली लिंक है एडमिसिबिलिटी से, और एडमिसिबिलिटी कौन डिसाइड कर रहे हैं, जजेस। तो यहाँ पर जजेस की ड्यूटी है कि वो रेलेवेंसी भी डिसाइड करें कि कोई चीज़ रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इरेलीवेंट चीज़ को हम एडमिट नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है। अब इसकी भी एक एक्सेप्शन आती है, इरेलीवेंट चीज़ को भी हम कब एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सीधा सेक्शन नंबर 168 ऑफ BSA। जजेस कैन आस्क एनी क्वेश्चन, जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर और प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जज के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कोई भी चीज़ पूछ सकता है, इररेलेवेंट चीज़ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या लॉ देखा कि क्या होती है रेलेवेंसी। तो यहाँ तक का हमने जो लॉ देखा उसमें हमने देखा कि रेलेवेंसी क्या है। अब इसमें कुछ केस लॉ देख लो, आर वर्सेस किंग, एडमिसिबिलिटी मस्ट बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब लीगल रेलेवेंसी। अगर लॉजिकली रेलेवेंट है तो उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। इरेलीवेंट एविडेंस डज नॉट बिकम एडमिसिबल मेयरली बिकॉज नो ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड। अब देखो, अगर हम आंसर लिखने लगे कभी, रेलेवेंसी का क्वेश्चन हमें आ गया, तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पहले तो हमें शुरू करना है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से उसमें हमें बताना है कि कोई भी एविडेंस हम कोर्ट में पुट करते हैं किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम कि कोई एविडेंस पुट करते हैं तो जो एविडेंस है वो एडमिसिबल होना चाहिए। एंड द टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी का टेस्ट हमारे पास क्या है, रेलेवेंसी। तो अगर कोई चीज़ रेलेवेंट है, ओनली देन इट कुड बी मेड एडमिसिबल एंड ओनली देन वी कैन गिव इट्स एविडेंस, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम ये लिखेंगे। उसके बाद अगर हमने डेफिनेशन लिखनी हो तो हम स्टीफन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स की स्टीफन की डेफिनेशन हम कोट कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन। उसने कहा था अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से ऐसा रिलेट कर रहा है कि वो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को उसकी शो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो गई, इंट्रोडक्शन के बाद हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम आ सकते हैं थर्ड पॉइंट पे, और हम लिख सकते हैं उसकी हेडिंग लीगल और लॉजिकल
रेलेवेंसी। फिर हमें बताना है कि लॉजिकल रेलेवेंसी क्या होती है, जो हमारी कॉमन सेंस पर बेस्ड हो या ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन की वे में हम अगर सोचें। फिर हम बताएंगे कि लीगल रेलेवेंसी क्या हुई। फिर हम बोलेंगे कि लीगल रेलेवेंसी हुई जिसको लॉ अलाउज करता है, लॉ ने अलाउ किया है कि सिर्फ यही चीज़ें रेलेवेंट होंगी। अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है अलाउज ओनली लीगल रेलेवेंसी, और वो कहाँ लिखा गया है हमारे पास, सेक्शन नंबर 3 में, कि हम क्या क्या ला सकते हैं, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, प्लस जो हमारे अगले सेक्शंस में मतलब 4 to 50 में बताई गई है रेलेवेंट चीज़ें, उनको ही कोर्ट में ला सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन डील करता है लीगल रेलेवेंसी से। लास्ट में हम एक लाइन लिख सकते हैं कि ऑल लीगल रेलेवेंसीज आर लॉजिकल रेलेवेंसीज बट ऑल लॉजिकल रेलेवेंट फैक्ट्स आर नॉट लीगली रेलेवेंट। ये लिख सकते हैं एक लाइन। ठीक है, तो थर्ड हेडिंग हमारे पास ये आ गई। फिर हम आएंगे फोर्थ हेडिंग पे। उसमें क्वेश्चन आएगा हु विल डिटरमाइन रेलेवेंसी, हु विल डिटरमाइन रेलेवेंसी। तो उसमें हम लिखेंगे, पहला तो हमारे स्टैच्यूट ने ही बता दिया है, स्टैच्यूट ने बता दिया कि फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट 4 to 50 जो चीज़ें हैं वही रेलेवेंट होगी, उसके अलावा नथिंग कैन बी अलाउड इन द कोर्ट। उसके बाद हम लिखेंगे कि जज भी डिसाइड कर सकते हैं रेलेवेंसी। ठीक है, जब हम लिखेंगे जज डिसाइड कर सकते हैं तो सेक्शन 141 कर देना कि जज कोई भी चीज़, जज के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एडमिसिबल कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वहाँ भी वो सिर्फ लीगल रेलेवेंस चीज़ों को ही कर सकते हैं। फिर लास्ट इसकी हम एक्सेप्शन लिखेंगे, लास्ट हम लिखेंगे इसकी एक्सेप्शन। इसकी एक्सेप्शन क्या है, जो हमने अभी देखा सेक्शन नंबर 168 कि जज के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है पार्टी को, चाहे वो क्वेश्चन इररेलेवेंट ही क्यों ना हो। तो ये सारा पार्ट था रेलेवेंसी से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये खत्म कर देंगे हम, उसके बाद हम चलेंगे रेस जस्टे। उसको हम शुरू कैसे करेंगे, रेस जस्टे को हम शुरू करेंगे कि हमने पढ़ा कि सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें ही हम ला सकते हैं, और पहला सेक्शन जो है रेलेवेंट चीज़ों का वो डील करता है रेस जस्टे से। उसकी इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि रेस जस्टे इज नो वेयर डिफाइंड इन BSA बट द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 4, जो लैंग्वेज है सेक्शन 4 की वो हमें इम्प्लाइडली बता रही है कि इस सेक्शन में कंटेन करता है एक प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं रेस जस्टे। ठीक है, अब देखो रेस जस्टे क्या हुआ, एक लैटिन फेज है जिसका मतलब होता है थिंग्स डन, फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो अगर सेम ट्रांजैक्शन में कोई चीज़ें हुई है तो सेम ट्रांजैक्शन इसका कीवर्ड। एसेंशियल एलिमेंट क्या हुआ अब इसके, सबसे पहला तो सेम ट्रांजैक्शन जो है, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर जो जो चीज़ें हुई है थिंग्स डन। सेकेंडली प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, मतलब बहुत ही क्लोज होना चाहिए प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा गैप्स हों उसके बीच। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन मतलब बीच में ब्रेक्स नहीं होनी चाहिए, इंटरवल्स नहीं होने चाहिए। एंड लास्ट स्पॉन्टेनिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस हुआ हो, कोई चांस ही ना हो फैब्रिकेशन का। तो ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन, प्रॉक्सिमिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड स्पॉन्टेनियनिटी, ये है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो हमने क्या, हमारे पास ना एविडेंस में हमने जब भी कोई चीज़ देखी है तो हमने देखा है हम बेस्ट एविडेंस रूल लगाते हैं। मतलब अगर हमारे पास एविडेंस है डायरेक्ट वर्सेस हियर से, तो वहाँ हम डायरेक्ट मान लेंगे, हियर से को नहीं मानेंगे। हियर से को हम वैसे ही वीक पीस ऑफ एविडेंस मानते हैं। तो उसकी एक्सेप्शन है सबसे पहली हमारी क्या, रेस जस्टे, रेस जस्टे है हमारी पहली एक्सेप्शन। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखो फिप्सन ने इसकी क्या डेफिनेशन दी थी, फैक्ट्स इंसिडेंटल टू द मेन फैक्ट, मेन फैक्ट से इंसिडेंटल फैक्ट मतलब उसके साथ मिलते, उसके साथ लगते हुई चीजें, एंड सो कनेक्टेड एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, मतलब कोई एक एक्ट हुआ है उसके साथ वाली इंसिडेंटल चीजें कि वो एक ट्रांजेक्शन का पार्ट बन जाए। एग्जाम्पल, ए गन लेकर बी को शूट कर रहा है, करने आ रहा है, और बी चिल्ला रही है कि ए इज गोइंग टू शूट मी, हेल्प हेल्प हेल्प। दूसरे कमरे में सी सुन लेता है, तो जो सी ने सुना
वो फर्स्ट हैंड नॉलेज यहाँ से आई उसको, जर्नली तो ये हियर से है क्योंकि बी ने बोला, उसने देखा तो नहीं, सिर्फ दूर से सुना। अब वो कोर्ट में जाएगा तो ये थर्ड पर्सन का एविडेंस होगा कि ए मारने आया था, उसने तो ए को देखा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हम इसको सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि क्यों, इंसिडेंटल है उस एक्ट से, और इतना कनेक्ट है कि वो एक पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन बन रहा है। फिर देखो इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या हैं रेस जस्टी के। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, स्टेटमेंट मस्ट बी इमीडिएट, अगर उसमें टाइम गैप है तो रेस जस्टे नहीं होगा। आर वर्सेस फॉस्टर, स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट ड्यूरिंग इंसिडेंट इज एडमिसिबल। विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेटमेंट मस्ट बी कंटेम्परस एंड पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन टू बी रेस जस्टे। अगर रेस जस्टे होना है तो ये सारे एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए। अब देखो एग्जांपल क्या है, देखो विक्टिम शाउटेड कि ए स्टैब्ड मी इमीडिएटली। अगर विक्टिम ने शाउट किया कि ए ने मुझे स्टैब किया है तो दैट इज एडमिसिबल। अब अगर उसने 2 घंटे के बाद ये स्टेटमेंट दी तो टाइम आ गया बीच में, ब्रेक्स, वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर सकती है, ठीक है। तो इफ देयर इज टाइम फॉर फैब्रिकेशन, उसको हम रेस जस्टे नहीं मानते, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी, स्पॉन्टेनिटी, ये सब कुछ ब्रेक हो रही है चेन हमारी, ठीक है। तो ये है हमारे बीएसए में रेलेवेंसी का पार्ट। देखो हमने क्या देखा, हमने देखा रेलेवेंसी, ठीक है। रेलेवेंसी में हमने देखा कि क्यों ज़रूरी है। हम उसी चीज़ का एविडेंस दे सकते हैं जो एडमिसिबल हो, और एडमिसिबल वही चीज़ होती है जो रेलेवेंट हो। तो पूरी चेन चली जाती है रेलेवेंसी के ऊपर। तो रेलेवेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है कोई चीज़ को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। उसके बाद जब हम देखो आंसर लिखने लगेंगे तो उसके इंट्रो में हमने यही लिखना है, प्रूव, डिसप्रूव, एडमिसिबिलिटी, ठीक है। तो उसके बाद हम डेफिनेशन पे जब आएंगे तो हम स्टीफन की डेफिनेशन देंगे, बोलेंगे इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। उसके बाद हम आएंगे, 2 तरह की रेलेवेंसीज होती है, लीगल और लॉजिकल। अब हम कौन सी एक्सेप्ट करें, हमें कैसे पता लगे, तो हमने बोला कि सेक्शन 3 जब हम पढ़ते हैं उससे इम्प्लाइडली पता लगता है कि सिर्फ लीगल रेलेवेंसीज आर अलाउड, नॉट लॉजिकल। उसके बाद हम देखेंगे कि रेलेवेंसी डिटरमाइन कौन करता है। तो सबसे पहले तो सेक्शन ने डिटरमाइन की, उसके बाद एक सेक्शन कहता है जहां जज डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी एक्सेप्शन है 168, जहां पर जज इररेलेवेंट क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था रेलेवेंसी से डील करता हुआ। फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसमें ही कि जर्नल रेलेवेंसीज डिफाइन है हमारे सेक्शन इतने से इतने में। उसके बाद एडमिशन और कन्फेशन का लॉ शुरू हो जाता है। उसके बाद रेलेवेंसी ऑफ ओपिनियन, रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट्स, रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर, इन पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी रेलेवेंसी। तो ये हम लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करते हुए। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि रेस जस्टे पे आ जाएंगे कि रेस जस्टे क्या है। पहली चीज़ जो रेलेवेंट हमारे इस सेक्शन में बताई गई है वो रेस जस्टे है। सेक्शन मेंशन करेंगे, असेंशियल इंग्रेडिएंट्स मेंशन करेंगे सेक्शन के, केस लॉज मेंशन करेंगे, और बताएंगे कि कब कब रेस्ट स्टे हम ले सकते हैं, कब कब नहीं ले सकते। और लास्ट में कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन में हम फिर बता देंगे कि जो रेलेवेंसी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इसका, और सारी चीज़ें हम कंक्लूड करके अपने कंक्लूजन में लिख देंगे एक एक लाइन में कि हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे तैयार हो जाएगा पहला आंसर, अगर हमें कोई क्वेश्चन रेलेवेंसी से आता है। बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।